अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा है चैप्टर नंबर 7 का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम प्रीवियस लेक्चर्स में 3 फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी कर चुके हैं, जिनमें हमने 3 फीचर्स कौन कौन से देखे थे। फर्स्ट वन था हमारे पास स्पीकुलर नेचर ऑफ कार्बन। सेकेंड वन हमने मेंशन किया था नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें बताया गया था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, बिकॉज कोवलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। थर्ड वन हमारे पास था सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था होमोलोगस सीरीज का, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन सब में सिमिलैरिटी इन बिहेवियर क्यों होती है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की रीज़न ये होती है बिकॉज जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें जस्ट आगे वाली जो सीरीज आती जाती है उनमें एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फोर्थ फीचर है, 3 फीचर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फोर्थ फीचर जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, इतने पेचीदा क्यों होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? एक तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ से हम कॉम्प्लेक्सिटी उसके नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे भी कह सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमने ऑलरेडी स्टडी की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका बेसिक कंपोनेंट कौन सा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज कार्बन। ठीक है जी। और कार्बन में क्या प्रॉपर्टी होती है इसको हमने बहुत ब्रीफ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कार्बन में प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, और कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। अब कैटिनेशन की वजह से और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनमें बेसिक कंपोनेंट कार्बन है, और कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से इनमें एबिलिटी होती है लार्ज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स बनाने की। लार्ज स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कि इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जस्ट लाइक हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बायो के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम प्रोटीन्स को देखते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। हम लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मीन इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज दीज कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। और जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड फॉर्म में आपस में रिलेट होते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इजीली हमें समझ नहीं आता, हम कह देते हैं दीज फॉर्म आर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च की, जिसका हम सिंपल फार्मूला क्या मेंशन करते हैं, C6H10O5N। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स। कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लार्ज नंबर ऑफ, ये वाला जो हमारे पास यूनिट है, ये यूनिट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स कंबाइन होगा तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बनेगा? स्टार्च का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें हमने मेंशन कर दिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस वजह से होती है। कार्बन की वजह से होती है, और कार्बन बेसिक कंपोनेंट है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज़ अ कैटिनेशन। और कैटिनेशन की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंसिस्टिंग है वो लार्ज स्ट्रक्चर यूनिट्स में आते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं। और इसमें एग्जांपल्स हमने कौन से स्टडी किए हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, स्टार्च, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दीज ऑल हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है। व्हाट इज मीन बाय फिनोमिना? कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा अमल है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? इन विच two or more compounds have same molecular formula। कि molecular formula क्या होगा? सेम होगा but different structure formula। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है?
इसकी डेफिनेशन हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें बहुत से मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट्स मीन के मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम ही रहेगी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे जस्ट सपोज हम इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, कि हमारे पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिनको हम एक दूसरे के आइसोमर का नाम देंगे। जस्ट सपोज हम कैसे अरेंज करते हैं, एक तो इसका स्ट्रक्चर यूँ बन सकता है H3COCH3, ठीक है जी। अब ये किस फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करते हैं, दिस इज अ फार्मूला ऑफ द ईथर, कि ये हमारे पास एक ईथर है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, डाइमिथाइल ईथर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ईथर है या डाइमिथाइल ईथर है। तो बेटा जब आप नेक्स्ट लेक्चर्स में जाते जाएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती जाएंगी कि हमने इसे ईथर क्यों कहा और इसको डाइमिथाइल ईथर का नेम कैसे दिया। अब जो हमारे पास फोकस की चीज़ है वो सिर्फ ये चीज़ समझना है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे तो स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है। एक तो हमने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो अरेंजमेंट किसको मेंशन करता है, इसका स्ट्रक्चर मेंशन कर रहा है कि दिस वन इज अ फार्मूला ऑफ ईथर। और इसी तरह अगर हम अरेंज करते हैं तो ये क्या बन सकता है, H3CCH2 और आगे क्या आ जाता है OH। 1 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप यहाँ पे देखें और OH मेंशन करता है अल्कोहल को और 2 कार्बन है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इथाइल अल्कोहल। अब समझने वाली बात ये है कि आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से 2 डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो चुकी है, और इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड को हम एक दूसरे का क्या नाम देंगे, दीज बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रखते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आइसोमेरिज्म की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमिना नहीं होता। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आइसोमेरिज्म प्रोसेस का नाम है, और ये जो दोनों कंपाउंड है इन दोनों को हम एक दूसरे का क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मीन्स हल होने की सलाहियत। अब एक चीज़ मेंशन यहाँ पे करते जाएं, थोड़ा सा अगर आप रिव्यू लें, आपने पार्ट 1 में एक रूल पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 में सॉल्यूशंस में, और इसके अलावा आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं। एक रूल पढ़ा है, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स क्या है, इसका जो जैसा होता है अपने अंदर उसी चीज़ को हल करते हैं। और इसको समझने के लिए आप कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, आपने याद होगा आई थिंक, बल्कि याद होना चाहिए आपको, कि हम 2 तरह के सॉल्वेंट पढ़ते हैं। जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो किस में डिसॉल्व होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो किस में डिसॉल्व होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो मीन्स पोलर ने पोलर में ही हल होना है और नॉन पोलर ने नॉन पोलर में ही हल होना है। और पोलर सॉल्वेंट की एक मोस्ट फेमिलियर या कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पोलर कैसे होते हैं, क्योंकि पोलर में पोल्स बने होते हैं, उनकी साइड्स होती हैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स का। और नॉन पोलर में हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जस्ट लाइक ईथर है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बेंजीन कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट सॉल्वेंट जो हैं, मतलब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, दीज ऑल आर नॉन पोलर इन नेचर। तो अब हम बात क्या किसकी कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किस में होगी, नॉन पोलर में होगी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन से? ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन। लेकिन इसके साथ ही हम मेंशन करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन आएगा कि हम मेंशन कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर नॉन पोलर है। और ऊपर हमने रूल पर ये स्टडी किया कि लाइक डिजॉल्व लाइक, कि अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो उसने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना है, और अगर पोलर कंपाउंड है तो उसने पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना है। तो हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में? रीज़न बेटा इसकी ये है कि जैसे कि हम मेंशन करते हैं, रीज़न होती है कि ये क्यों डिजोल्व होते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा लिख देंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो किस बिना पे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जैसे इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, कि ये आपके पास है अल्कोहल H3CCH2, ये हमने लिया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर आप OH को देखें, OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हो गया? पोल्स क्रिएट हो गए हैं। अब जस्ट सपोज हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, वाटर की कौन सी साइड्स हैं? OH2, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमें नज़र आएगा कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। तो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं? इसको हम कह सकते हैं दैट इज स्मॉल चेन। ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं कि स्मॉल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि स्मॉल चेन होगी, कार्बन हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? कम होगी। जितनी स्मॉल चेन होगी तो इसका मतलब हमारे पास नॉन पोलर कैरेक्टर क्या होता जाएगा? कम। जितनी लॉन्ग चेन होती जाएगी नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, जितनी स्मॉल चेन होगी नॉन पोलर कैरेक्टर कम होगा और पोलर ज़्यादा होगा, और वो इजीली किस में डिजोल्व हो जाएगा? पोलर में। तो एक चीज़ जो मेजर आपको माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये आपने पहला पॉइंट माइंड में रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और वो सॉल्वेंट कौन से? ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमने ये मेंशन करना है, सिर्फ चंद एक स्मॉल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ऑल्दो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसके फीचर्स। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, दिस वन इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसको मेंशन करता है? रिएक्शन की स्पीड, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी रिएक्शन स्पीड क्या होती है? ये स्लो रिएक्शन देते हैं, ये फास्ट रिएक्शन देते हैं, या किस तरह से रिएक्शन देते हैं? तो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। पहले हमने मेंशन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट इन नेचर मीन हमने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना होता है, और यहाँ पे जो कार्बन होता है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग पाई जाती है। उसमें क्या कैपेबिलिटी होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। अब होता क्या है, हमने मेंशन किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। वाई? बिकॉज दीज आर कोवलेंट इन नेचर। और इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड क्यों स्लो होती है? क्योंकि जो मतलब जस्ट सपोज एक रिएक्शन स्टार्ट होने लगा है, पहले तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। कैसे 2 स्टेप में? पहले स्टेप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हम जिसका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होगा।
ठीक है जी। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके लिए अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पहले स्टेप में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक होगा तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड ब्रेकेज को काफ़ी टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? जैसे जस्ट सपोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसको ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जस्ट सपोज हम कह सकते हैं कि उसको ब्रेक होने के लिए 415 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। तो इट्स मीन 25 से 415 तक जब तक एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी वो ब्रेक नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा? एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि फर्स्ट को पॉइंट में हमने मेंशन कर दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड ब्रेकेज होती है। एंड सेकंड वन, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेकंड स्टेप में क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कि पूरा एक कंप्लीट रिएक्शन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम। ठीक है जी। तो असल स्टेप क्या होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन? सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो किस में लगता है? बॉन्ड ब्रेकेज में लगता है। और यही रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दीज आर कोवलेंट इन नेचर, और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी ब्रेकेज या उनके रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है जिसमें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो रिएक्शन तब तक चलता है जब तक एनर्जी उस एनर्जी लेवल के मुताबिक कंप्लीट हो नहीं जाती। और सेकंड स्टेप क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है विद अदर एटम। ये तो एज सच एक फास्ट स्टेप होता है, लेकिन असल टाइम जो होता है वो कहाँ पे लगता है? बॉन्ड ब्रेकेज में। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फीचर्स होते हैं वो अगर हम प्रीवियस लेक्चर को देखें और आज के लेक्चर को देखें तो हमारे पास फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा कि ये इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, किस तरह से होता है। आइसोमेरिज्म जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, और इस चैप्टर के एंड पे आप एज अ एक्सटेंसिव क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसकी ब्रांचेस, इसकी टाइप्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 6 हमारे पास क्या थी? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ने हमें मेंशन कर दिया लाइक डिजॉल्व, लाइक ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। एंड लास्ट वन हमने ब्रीफली मेंशन किया रेट ऑफ रिएक्शन को, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होता है? बिकॉज दीज आर कोवलेंट इन नेचर, और कोवलेंट नेचर में होने की वजह से इनके रिएक्शन के दो स्टेप्स कौन से होते हैं। अगर यहाँ तक कि लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर जो होगा, हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें हम इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है।